Good morning, all of you. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 27th of January. So on the first page, there are two news which we are going to discuss. First news is about the 74th Republic Day celebration on Kartavya Path in Delhi. So what the news says, India displays indigenous arms and women power. कल हमने हमारे देश में 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन यहाँ पर सेलिब्रेट किया और ये जो पूरा सेरेमनी हुआ या पूरा यहाँ पर सेलिब्रेशन वो कर्तव्य पथ पे हुआ, जिसको पहले राजपथ कहा जाता था, अब उसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ यहाँ पे कर दिया गया। और ये हम पिछले अगर 2 साल का अगर हमारा रिकॉर्ड देखें तो 2 साल बिकॉज ऑफ कोविड, लास्ट ईयर हमने ओमिक्रॉन वेरिएंट देखा था, उसके पहले भी कोविड के केसेस थे, तो उसी वजह से कोई हम फॉरेन चीफ गेस्ट हमारे देश में यहाँ पर नहीं बुला पा रहे थे। बट ऐसा आफ्टर 2 साल के बाद हुआ जब इजिप्ट के जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी, जो हमारे देश में एज ए रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट यहाँ पर बन के आए हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे न्यूली इलेक्टेड ऑनरेबल प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी पहली बार यहाँ पे अपना एड्रेस किया और पहली बार यहाँ पे उन्होंने रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में यहाँ पर वो मौजूद रहे। और इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस बार जो फोकस रहा हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का, उसमें हमने आत्मनिर्भर भारत की बात की, उसमें हमने इंडियन आर्मी, हम आर्म फोर्सेस की बात करते हैं, स्पेशली जो ट्रूप्स थे जिसमें इंडियन नेवी और जो इंडियन एयरफोर्स के ट्रूप्स थे उसको जो लीड किया वो वुमेन्स नहीं किया। तो अपने आप में दर्शाता है कि इंडिया किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत इन टर्म्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स यहाँ पर बनता जा रहा है और उसी के साथ साथ किस तरीके से वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो उसके बारे में यहाँ पर इस न्यूज़ में बताया गया। यहाँ पे इसी के साथ साथ एक और चीज़ हुई, हमेशा जो हमारा कहीं ना कहीं फिक्स रहता था कि हम सैल्यूट जो करते थे, यहाँ पर तोपों की जो सलामी दी जाती थी, इस बार उसमें भी चेंज किया गया। इस बार क्या किया गया 21 गन सैल्यूट हुआ, जो पहले हर बार 7 गन सैल्यूट होता था। फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इंडियन मेड 105 mm फील्ड गन्स रिप्लेसिंग द 7 विंटेज क्विक फायर 25 पाउंडर गन्स। दैट मीन्स जो पहले जो कॉलोनियल माइंडसेट उस समय से जो चल रहा था कि 7 यहाँ पर ये गन्स का यहाँ पर कहीं ना कहीं सलामी दी जाती थी विंटेज क्विक फायर, बट उसको भी यहाँ पे चेंज किया गया और इस बार इंडिजिनियस जो हमने बनाई है 21 गन सैल्यूट यहाँ पे किया गया है। सो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। इसी के साथ साथ अगर आप टैब्ल्यूएक्स देखेंगे, अलग अलग आसाम का टैब्ल्यूएक्स, देन वेस्ट बंगाल का, अलग अलग स्टेट्स, नॉट वेस्ट बंगाल का यहाँ पे टैब्ल्यूएक्स नहीं था, बाकी दूसरे स्टेट्स के यहाँ पर टैब्ल्यूएक्स थे। तो उसमें हर टैब्ल्यूएक्स में आंध्र प्रदेश का यहाँ पर जो टैब्ल्यूएक्स था वो उसको लीड कर रहा था। तो वहाँ पर बात की गई कि बेसिकली किस तरीके से जो वहाँ का फेमस टेम्पल्स है उसके बारे में बात की गई। प्लस ओवरऑल अगर हम सेलिब्रेशन देखें तो उसमें हमारे जो फाइटर जेट्स हैं, हमारा जो राफेल फाइटर जेट है उसको हमने देखा। हालांकि जो मौसम था उसकी वो इतना कहीं ना कहीं फेवरेबल नहीं था बिकॉज बहुत ज़्यादा यहाँ पर फॉग था दिल्ली में, बट स्टिल जो पूरा ओवरऑल सेरेमनी, ये जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हमने देखा वो अपने आप में बहुत अच्छा यहाँ पर सेलिब्रेशन हमने कल किया। देन सेकेंड न्यूज़ पर आ जाते हैं। दो दिस इज इकोनॉमी बेस्ड सेक्शन, बट हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है। सो वो द टाइटल ऑफ द न्यूज़ सेज हिंडनबर्ग वेलकम्स अडानी ग्रुप्स लीगल थ्रेट। यहाँ पर क्यों हिंडनबर्ग जो एक कंपनी है उसने क्यों यहाँ पर जो अडानी के द्वारा लीगल थ्रेट दी गई है उसको वेलकम किया। सो इस पूरे न्यूज़ को समझते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च एक यूएस बेस्ड कंपनी है। ये बेसिकली किसमें इन्वॉल्व रहती है? शॉर्ट सेलिंग में। शॉर्ट सेलिंग बेसिकली अगर हम आसान शब्दों में अगर शेयर मार्केट में समझते हैं, सो दैट मीन्स अगर कोई शेयर का प्राइस अगर 100 है और हमें लग रहा है कि इसका प्राइसिंग कम हो सकता है, तो हम क्या करते हैं कहीं ना कहीं उसको, जैसे फॉर एग्जांपल 50 या 60 रुपीज़ पर शेयर पे आ जाता है तो हम उसको परचेज कर लेते हैं और जैसे ही वो बढ़ता है तो उसको बेच देते हैं, राइट। तो शॉर्ट सेलिंग बेसिकली होता है इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। सो बेसिकली अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि अडानी ग्रुप, बिकॉज वी आर ऑलरेडी अवेयर कि अडानी ग्रुप किस तरीके से पिछले 7-8 साल से 10 साल से और पहले से ही वो बिजनेसेस में था, बट काफ़ी सारे बिजनेस में, बट अभी तो काफ़ी सारे सेक्टर्स में यहाँ पर अडानी ग्रुप बहुत अच्छे से बढ़ चुका है। और हमारे देश के लिए गर्व की बात भी है कि हमारे देश के एक उद्योगपति टॉप कहीं ना कहीं जो मिलेनियर्स की लिस्ट है उसमें यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो यूएस बेस्ड कंपनी है जो 2017 में फॉर्म हुई थी, उन्होंने यहाँ पर अपनी एक रिसर्च यहाँ पर बताई है कि हम 2 साल से यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं और हमने ये पाया है कि अडानी ग्रुप की जो कंपनीज है और स्पेशली अडानी एंटरप्राइजेस की यहाँ पर बात की गई कि अडानी एंटरप्राइजेस का जो शेयर किस तरीके से बढ़ा है, लगभग इन टर्म्स ऑफ 2000% यहाँ पे बढ़ा है। तो वो अपने आप में गलत है। इसको जो कंपनी है खुद ही यहाँ पर इन्फ्लेट करी, उसको बढ़ा दी, ऐसा यहाँ पर मानना है। अगर हम डेटा भी समझे तो
अगर आप लगभग 2.5 से 3 साल पहले का अगर डेटा देखेंगे, मार्च 2020 का, जब हमने कोविड का पहला केस देखा था, तब अडानी ग्रुप का शेयर नियरली 125-130 रुपीज़ पर शेयर था। आज वो शेयर लगभग 4000 रुपीज़ क्रॉस कर दिया, और बिकॉज अभी जो रिसेंटली खबर आई है उसकी वजह से 3400-3500 पे यहाँ पे शेयर चल रहा है। और बाकी शेयर्स भी अगर आप अडानी ग्रुप के देखेंगे तो लगभग 2000-2500 पे शेयर्स यहाँ पे चल रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर इतना इंक्रीज कैसा आया? तो हिंडनबर्ग रिसर्च जो यूएस बेस्ड कंपनी है, उनका ऐसा मानना है कि ये जो प्राइसिंग में इंक्रीज आया है और ये जो शेयर मार्केट में कंपनी का जो प्राइस बढ़ा है, वो अल्टीमेटली कंपनी के द्वारा खुद ने ही यहाँ पे इंक्रीज किया गया। सेकंड कंसर्न जो हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी एंटरप्राइजेस के खिलाफ यहाँ पर जो बात रखी कि अडानी एंटरप्राइजेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेट में है, कर्जा बहुत है। और एक और चीज़ यहाँ पे उन्होंने बोली कि अडानी ग्रुप में नियरली जितनी भी कंपनीज है, मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज, दैट मीन्स 8 आउट ऑफ 22 जो अडानी ग्रुप की जो कंपनीज है, उनको अडानी ग्रुप की जो फैमिली है, अडानी जो फैमिली है, उन्हीं के ही लोग यहाँ पे चला रहे हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। देन एक और चीज़ बोली कि अडानी ग्रुप के द्वारा काफ़ी सारे इस तरीके की रिपोर्ट्स आई है कि उन्होंने क्या किया है, जो हमने रिसर्च करी, हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा बताया गया कि यहाँ पे कंपनी के द्वारा जो शेल कंपनीज होती है, जो टैक्स हेवन कंट्रीज होती है जहाँ पे आपके टैक्सेस नहीं लगते, उन कंपनीज, ऐसी कंपनीज जहाँ पे फॉरेन में, जैसे मॉरिशस हो गया, पपुआ न्यू गिनी हो गया, काफ़ी सारे आइलैंड्स ऐसे हो गए जहाँ पे टैक्सेस नहीं लगते, तो उन कंपनीज़ के जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे मतलब शिफ्ट किए गए। अल्टीमेटली उससे हुआ क्या कि इंडिया में टैक्स इवेजन हुआ, टैक्स से यहाँ पर अडानी एंटरप्राइजेस कहीं ना कहीं बच रहा है। जैसे ही यहाँ पर न्यूज़ में आई तो अडानी ग्रुप के जो चेयरपर्सन है गौतम एस अडानी जी, श्री गौतम एस अडानी जी, उनका जो ओवरऑल नेटवर्थ है उसमें लगभग $6 मिलियन की यहाँ पर कहीं ना कहीं कटौती है, जिनका ओवरऑल अगर हम नेटवर्क देखते हैं नियरली $120 मिलियन यहाँ पे जिनका नेटवर्थ है, वो $114 मिलियन यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ये पूरा इंसिडेंट हुआ, फिर अडानी ग्रुप के शेयर्स यहाँ से एकदम से डिक्रीज होने लगे और अल्टीमेटली क्या हुआ, लोगों का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं शेकन अप होने लगा। तो इसी का जवाब देते हुए यहाँ पर अडानी ग्रुप ने बोला कि क्योंकि अभी हमारा आने वाले समय में एक फर्दर पब्लिक ऑफर है, एक होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, दैट मीन्स आपकी कंपनी ने पहली बार अगर कोई सिक्योरिटीज इशू करी, शेयर मार्केट में पैसा अगर उठाना चाहते हैं तो दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। बट ऑलरेडी आपकी कंपनी लिस्टेड है और आप फिर से कोई इशू करना चाहते हैं, दैट इज नोन एज FPO, दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफर। सो अडानी एंटरप्राइजेज आने वाले कुछ समय में एक बहुत बड़ा FPO यहाँ पर लाना चाहता है। तो इसी की वजह से कंपनी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका ऐसा मानना है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कंपनी से कम हो, इसी वजह से इस तरीके के स्टेप्स यहाँ पे हिंडनबर्ग रिसर्च या इस तरीके की कंपनीज यहाँ पे लेके आ रही है। और जब इन्होंने बोला अडानी ग्रुप ने कि हम यहाँ पे लीगली यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया में क्या लॉज है और फॉरेन में क्या लॉज है, उस तरीके से हम हिंडनबर्ग रिसर्च पे यहाँ पे उनके ऊपर अगेंस्ट में एक्शन यहाँ पे लेंगे। और जैसे ही यहाँ पर अडानी ग्रुप के द्वारा ये बोला गया, देन फाइनली यहाँ पर क्या हुआ कि जो हिंडनबर्ग रिसर्च है उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया और उन्होंने यहाँ पर बोला दैट दे आर वेलकमिंग अडानी ग्रुप्स लीगल थ्रेट, कि जो लीगल थ्रेट यहाँ पे उनके द्वारा बोला जा रहा है अडानी ग्रुप की, हम ये कहीं ना कहीं एक गलत मेल प्रैक्टिस यहाँ पर की जा रही है हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो अल्टीमेटली हिंडनबर्ग रिसर्च ने भी बोला कि अगर आप एक्शन लेंगे तो हम उसको यहाँ पर वेलकम करते हैं, बिकॉज हमने जिस तरीके से डेटा निकाला, हमने प्रॉपर 2 साल तक लगभग यहाँ पर रिसर्च की है, उसी के बाद हमने डेटा यहाँ पर रिवील किया है। So this was about this news. I hope you had got the idea basically यहाँ पर क्या हुआ है. There is some elaboration of this news on the economy section as well. You can read that as well. But जो overall news थी उसको हमने यहाँ पर समझने की कोशिश करी है. So this is the city part. This we can skip. Okay. On the state news, this news that is farmer unions to घेराव पार्लियामेंट इन मार्च इन सपोर्ट ऑफ द डिमांड। सो यहाँ पे क्या हुआ था, हमने देखा था पहले भी 3 जो कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज यहाँ पर आए थे और लगभग साल भर तक हमने देखा था पंजाब दिल्ली बॉर्डर पे यहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट यहाँ पे चली, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे किसान वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया लगभग 1.5 साल तक। सो अल्टीमेटली फिर क्या हुआ, हमने देखा कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, हम इन जो फार्म बिल जो हमने यहाँ पर जो पार्लियामेंट में हम लेके आए थे उनको हम वापस ले रहे हैं। देन उसके बाद जो संयुक्त किसान मोर्चा है विच इज़ द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल दीज फार्म यूनियंस, तो उन्होंने यहाँ पर बोला था कि हमारी लगभग 6 डिमांड्स हैं, हम चाहते हैं कि सरकार इसको यहाँ पर फुलफिल करे। बट अभी यहाँ पर क्या हुआ, जो संयुक्त किसान मोर्चा है इसके उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका ऐसा मानना है कि लगभग साल भर से ज़्यादा का समय हो चुका है। हमको नवंबर 2021 में एश्योरेंस दिया गया था बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि इसके लिए एक्शन लिया जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की यहाँ पर बात की गई, जो चेंजेस टू इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है उसको वापस लिया जाए उसकी बात की गई। तो उससे अल्टीमेटली यहाँ पर सरकार किनारा कर रही है और साल भर से ज़्यादा समय हो चुका है, अभी तक कुछ स्टेप नहीं लिया गया। तो इसी का यहाँ पर इनिशिएशन देते हुए यहाँ पे
जो यूनियन है संयुक्त किसान मोर्चा, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने यहाँ पर बोला है कि अगर सरकार हमारी बात या हमारी मांगों को यहाँ पर पूरा नहीं करेगी तो हम फिर से यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का यहाँ पर मन बना रहे हैं। और मार्च जो है उन्होंने डेडलाइन यहाँ पर सोचा है, सेकेंड हाफ जो है मार्च का, उसमें फिर से इस तरीके का प्रोटेस्ट यहाँ पर हम शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर जो संयुक्त किसान मोर्चा के रिप्रेजेंटेटिव है उनका बोलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन किस तरीके से हम हर सेक्टर में, अभी हमने डिस्कस किया कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे भी हमने देखा कि हमारे जो काफ़ी सारे फाइटर जेट्स हैं, हमारे जो अलग अलग किस तरीके से हमने हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया। इन द सेम वे एक और साइड दैट इज इन स्पेस साइड अगर मैं बात करता हूँ, इंडियाज़ फर्स्ट मिशन टू स्टडी द सन टू बिगिन बाय जून और जुलाई। सो जिस तरीके से, जैसा मैंने आपको बताया कि हम हर सेक्टर में यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, तो स्पेस सेक्टर भी ऐसा है जहाँ पे हम बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया यहाँ पर काम कर रहे हैं। इन द सेम वे यहाँ पे जो हमारे इसरो के जो चेयरपर्सन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, एस सोमनाथ जी, उन्होंने इसकी जानकारी दी है कि इसी साल जून जुलाई से हम जो हमारा आदित्य L1 मिशन है, दैट इज़ अबाउट स्टडिंग सन, उसके बारे में पूरी स्टडी करना, रिसर्च करना, उसके बारे में भी यहाँ पे हम काम कर देंगे। तो उसकी शुरुआत उन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट एस सोमनाथ जी ने यहाँ पर कर दी है। सो इससे हम देख रहे हैं कि आज के समय में आपको अगर जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत की हम बात करें, तो हर सेक्टर में आप ऐसा नहीं इकोनॉमिकली अच्छा हो या इन टर्म्स ऑफ डिफेंस अच्छा हो या इन टर्म्स ऑफ स्पेस अच्छा हो, आपको कलेक्टिवली सभी सेक्टर में बहुत अच्छा यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करना है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे काफ़ी मेहनत यहाँ पे हमारे इसरो के जो साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं। और आदित्य L1 मिशन की शुरुआत यहाँ पे जून या जुलाई में कर दी जाएगी, ऐसा हमारे ऑनरेबल जो हमारे इसरो के चीफ है उन्होंने जानकारी दी। देन ऑन द एडिटोरियल पेज we'll be discussing today 2 editorials and 2 opinions. So the first editorial says a betrayal of the very idea of the Mahatma. सो यहाँ पे हमारे जो लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन है कांग्रेस पार्टी से, श्री शशि थरूर जी, उन्होंने यहाँ पर ये एडिटोरियल लिखा है। उन्होंने यहाँ पर क्या बात करी है कि हम अगर देखें कि 75 वर्ष हो जाएंगे जनवरी 30 को, लगभग 2 से 3 दिन बाद 1948 को जिस तरीके से जो हमारे लेट महात्मा गांधी जी है उनको यहाँ पर मार दिया गया था, उनका असैसिनेशन हुआ था, उसको 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो इसी की वजह से यहाँ पे ये जो डेट यहाँ पर आ रही 30 जनवरी, उसके पहले यहाँ पर जो ऑथर का यहाँ पर मानना है कि अभी की जो सरकार है वो जिस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है और जिस तरीके से उनके द्वारा एक्शंस लिए जा रहे हैं, स्पेशली जो, क्योंकि द बेसिक आइडिया अगर हम बात करें कि जिस तरीके से यहाँ पर उनको मार दिया गया महात्मा गांधी जी को, तो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया कि जो जिनका माइंडसेट था, और ऐसा बताया जाता है कि महात्मा गांधी जी वॉज प्रो मुस्लिम्स और वो मुस्लिम्स की बात करते थे, इसी वजह से कुछ हिंदू फैक्शन के लोगों ने उनके साथ उनको मार दिया गया, ऐसे यहाँ पर ऑथर ने बोला। ये पूरी उन्होंने बात बताई। और यहाँ पे उसी के साथ साथ उस चीज़ को लिंक किया है ऑथर ने, जो अभी के जो रिजाइम है अंडर द लीडरशिप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, कि इनके मिनिस्टर्स किस तरीके की बात कर रहे हैं, किस तरीके से पूरी ये सरकार चला रहे हैं, किस तरीके से हिंदुत्व की बार बार बात करते हैं। तो जो बेसिक आइडिया है हमारे महात्मा गांधी जी का, उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं टार्निश कर रहे हैं। सेकेंड थिंग जो उन्होंने यहाँ पे ऑथर ने बोली कि महात्मा गांधी जी की अगर हम बात करें तो वो केवल इंडिया में इतने जाने पहचाना नाम नहीं था, वो पूरे वर्ल्ड में, बोले आप वर्ल्ड में जाइए, घूमिए, आप जहाँ भी जाएंगे आप महात्मा गांधी जी के आइडल्स को के जो लोग हैं जो उनके आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, वैसे हर लोग अहिंसा, शांति, उन सब की बात यहाँ पे जो ऑथर ने यहाँ पर की। बट यहाँ पे ऑथर ने ये भी बोला, इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट अभी की जो करंट गवर्नमेंट है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे शिफ्ट कर रही है कि अहिंसा की बात करें और प्रो मुस्लिम्स की बात करें, बट अल्टीमेटली जो सॉफ्ट हिंदुत्व है, या आप इलेक्शंस की यहाँ पर इलेक्शंस जब आते हैं तब इस तरीके के मुद्दे यहाँ पर सरकार उठाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर सरकार ने जो ऑनरेबल मिनिस्टर है और ऑनरेबल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने यहाँ पर यही बात करी कि किस तरीके से यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट हम देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ कि जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजिकल चेंजेस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। बट जो बेसिक आइडिया है महात्मा गांधी जी का और उसको फॉलो करना, और उसको यहाँ पे सरकार फॉलो नहीं कर रही है, वो अपने आप में बहुत गलत है। इस तरीके की बात यहाँ पे जो लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन है उन्होंने यहाँ पर बात की। इसी के साथ साथ उन्होंने काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारे धर्मों की बात की, जैन धर्म की बात की, अद्वैत वेदांता की यहाँ पर बात की, और किस तरीके के कल्चरल बिलीफ सिस्टम महात्मा गांधी जी फॉलो करते, दैट इज़ रघुपति राघव राजा राम, और उसी के साथ साथ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो ये सब कुछ कोट्स यहाँ पे साइट किए हैं बाय द ऑथर हिमसेल्फ कि किस तरीके से जो कॉन्ट्रीब्यूशन और किस तरीके से एक सांप्रदायिक सद्भावना यहाँ पर महात्मा गांधी जी यहाँ पर रखते थे। बट अभी की जो सरकार है वो उस तरीके से यहाँ पर काम नहीं कर रही है, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि देश में थोड़ा सा नफरत का माहौल यहाँ पे हो रहा है। ये सब चीज़ें यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पर बताई है। इसी के साथ साथ
जो आइडियोलॉजी है, आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है, और वीडी सावरकर जी के बारे में यहाँ पर बताया गया, तो उन सब की आइडियोलॉजी को भी यहाँ पे हाईलाइट किया है बाय द ऑथर इन दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल। चलिए अब बढ़ेंगे हम फर्स्ट ओपिनियन को समझते हैं। व्हाट द टाइटल ऑफ द फर्स्ट ओपिनियन सेज, पोटेंशियस ओवरकिल, अरेस्ट एंड ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस टू बीबीसी डॉक्यूमेंट्री वर अनवारंटेड। सो रिसेंटली ये इंसिडेंट हमने देखा कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री जारी करी, और लगभग 20 साल बाद हमने देखा कि जो 2002 के जो गुजरात में राइट्स हुए थे उसी के रिगार्डिंग ये है, और उसमें जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो टेक था उसके रिलेटेड ये पूरी डॉक्यूमेंट्री है। जैसे ये डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर रिलीज़ होती है, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी सारे कहीं ना कहीं जो ट्विटर के जो हैंडल्स हैं उनको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाता है, जो लोग इस डॉक्यूमेंट्री को यहाँ पर स्प्रेड कर रहे थे और इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्प्रेड कर रहे। तो ऑथर का ऐसा मानना है कि आपने आईटी रूल्स में चेंजेस किए, इस रिलेटेड हमने कल भी एक एडिटोरियल पढ़ा कि आपने आईटी रूल्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स में यहाँ पर चेंजेस किए। क्यों किए यहाँ पर चेंजेस? बिकॉज आप इमरजेंसी प्रोविजंस उसमें लेके आए कि आप चाहे तो कुछ भी उसमें चेंजेस, या अगर आपको लग रहा है कि कोई कंटेंट ऐसा है जिसको हटाना चाहिए तो आप उसको हटा सकते हो। बट क्या ये अभी जो इंसिडेंट हुआ है ये इमरजेंसी प्रोविजंस में आता है? और क्या जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कुछ कॉलेजेस में, जामिया इस्लामिया की यहाँ पर बात की गई, जहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स वो ये डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर लाइव स्क्रीनिंग यहाँ पर करना चाहते थे, तो 13 बच्चों को लगभग यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। तो क्या वो सही है? तो ऑथर ने यही क्वेश्चन किया कि अगर कोई चीज़ है, कोई फैक्ट है, कोई प्रोपेगेंडा अगर है, तो उसको आप प्रोपेगेंडा के थ्रू ही, अगर आप उसके पास जस्टिफाइड आपके स्टेटमेंट है तो उसके थ्रू आप उस प्रोपेगेंडा को खत्म करिए। बट रादर आपके द्वारा जिस तरीके के स्टेप लिए जा रहे हैं, आप अल्टीमेटली लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, और साथ ही जो लोग इससे रिलेटेड इन्वॉल्व हैं उनके अकाउंट जो है उनको ब्लॉक कर रहे हैं, या उनके अकाउंट से वो जो पर्टिकुलर डेटा है या जो पोस्ट है उसको आप डिलीट कर रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली गलत है। ये यहाँ पर ऑथर ने इस पर्टिकुलर ओपिनियन में बताया। सो दिस वाज अबाउट दिस होल डॉक्यूमेंट्री। और इसी के साथ साथ ऑथर ने ये भी बोला कि किस तरीके से यहाँ पर हमने पहले भी देखा कि हेट स्पीच की बात की जाए, सेडिशन की बात की जाए, उससे रिलेटेड यहाँ पे अंडर आईटी रूल्स यहाँ पे सरकार अपने हिसाब से जो उनको कंटेंट नहीं रखना उनको हटा दिया जाता है। तो इससे अल्टीमेटली जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस पर कहीं ना कहीं एक दबाव यहाँ पर पड़ रहा है। रीज़न बीइंग कि आपने अगर कुछ पोस्ट किया और वो सरकार को लग रहा है कि सही नहीं है, तो सरकार के पास इतनी पावर है कि उसको डिलीट कर दिया जा रहा है अंडर द इमरजेंसी प्रोविजंस। देन नो कंट्रोल, द यूएस सीम्स अनेबल टू ब्रिंग टाइट कंट्रोल ऑन असॉल्ट वेपन। सो यहाँ पे यूएस का सबसे बड़ा यहाँ पर कंसर्न ये है, यूएस में आप कहें कि जो गन कल्चर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप पिछले कुछ समय का यहाँ पर ऑथर ने यहाँ पर कुछ डेटा भी साइट किए कि पिछले कुछ समय का अगर हम डेटा देखते तो काफ़ी जनों की यहाँ पर जान चली गई बिकॉज ऑफ दिस गन कल्चर। अभी रिसेंटली हमने जब लूनार ईयर यहाँ पे यूएस जब सेलिब्रेट करा था तब भी ऐसे इंसिडेंट देखे जब लगभग 10 जनों की उसमें जान चली गई और 10 जने उसमें पूरे इंसिडेंट में यहाँ पर घायल हो गए, लगभग 20 जने इससे क्षतिग्रस्त हुए। सो उसके पहले हमने देखा था कि कुछ स्कूल कॉलेजेस में भी कुछ बच्चे यहाँ पर गन लेके चले गए थे, और एक जगह तो हमने देखा था एक इंसिडेंट जहाँ पे एक बच्चा स्कूल में गन लेके चले गया था, उसने 8 या 10 बच्चों को वहाँ पे मार दिया था। तो इस तरीके गन कल्चर किस तरीके से यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट, बिकॉज यूएस ऑन वन साइड जब बात करती है कि पीस, हार्मनी, रूल्स, रेगुलेशन, डिप्लोमेसी हर फ्रंट पे हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट ऐसे में उनके देश में जो ये जो एवर ग्रोइंग गन कल्चर है और वहाँ पे यूएस में गन खरीदना अपने आप में इतना इजी है जितना इजी हमारे देश में यहाँ पर एक सिम खरीदना भी नहीं है। सो दिस इज जस्ट द कॉन्ट्रास्ट विच आई एम टेलिंग यू, बट द क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि कोई भी सरकार, इवन हम रिपब्लिकन पार्टी की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वो भी इस पर्टिकुलर ये जो गन कल्चर है इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में, कर्व करने में यहाँ पर सफल नहीं हुई थी। और ऐसा ही कुछ अभी हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि अभी के जो प्रेसिडेंट है दैट इज़ जो बाइडन, उनके लिए भी एक बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये और बहुत चैलेंजिंग है कि किस तरीके से ये जो गन कल्चर, एवर ग्रोइंग गन कल्चर है, इसको किस तरीके से यूएस में रोका जाए। सो इसी के बारे में कि दैट देयर इज नो कंट्रोल इन द यूएस सीम्स अनेबल टू ब्रिंग टाइट कंट्रोल ऑन असॉल्ट वेपन्स इन देयर ओन कंट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। Then we'll be discussing, as I told you, another editorial. So this is about gaming and gambling. So what the title says, the blurred lines between gaming and gambling. Finding the appropriate vocabulary to describe conflicting areas of interest can be tricky for a reporter. So यहाँ पे ऑथर ने इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में बात की है कि आप आज के समय में आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे जब आप जाते हैं तो बहुत कम डिफरेंस हो चुका है गेमिंग और गैम्बलिंग में। गेमिंग बेसिकली आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए पोकर या रमी आप ऑनलाइन जाके खेलते हैं, बट आज जिस तरीके के
यहाँ पे एप्लीकेशंस आ चुके हैं और जिस तरीके से लोग स्पेशली किड्स यूथ की यहाँ पर बात की गई वो उस गेम, बिकॉज अगर आप कोई गेम खेलना चाह रहे हैं तो अल्टीमेटली रमी पोकर आप उसमें अपना कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहे हैं, अल्टीमेटली उससे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। बट जब उस चीज़ में पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो वो गेमिंग नहीं रह जाता, वो गेमिंग से गैम्बलिंग बन जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे ऑथर ने बोला कि ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम डिफरेंशिएट करें ये जो वोकेबलरी दैट इज़ गेमिंग और गैम्बलिंग। इससे रिलेटेड हमने देखा था रिसेंटली गवर्नमेंट भी आईटी रूल्स के अंतर्गत इसको ऑनलाइन गेमिंग को यहाँ पर लाना चाहती है, सो दैट काफ़ी सारी कंपनीज किस तरीके से थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमने देखा या थ्रू टेलीविजन एज वेल काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स में यहाँ पे इस चीज़ को प्रमोट कर रही है, इन पर्टिकुलर ऐप्स को प्रमोट कर रही है। तो अल्टीमेटली इसको कर्व करने के लिए यहाँ पर सरकार को कोशिश करने की आवश्यकता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल ऑथर ने ये भी दिए कि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है हमारी, उन्होंने इसके लिए इनिशिएट भी किया था। इसके पहले जो AIADMK के गवर्नमेंट जो थी उन्होंने इसकी इनिशिएशन किया था, बट उस समय इंप्लीमेंट नहीं हो सका था। बट अब यहाँ पे DMK की गवर्नमेंट भी इसमें कोशिश करी, प्रयास करी, बट अल्टीमेटली इसका इम्प्लीमेंट होना आज के समय में दिस इज द नीड ऑफ द आवर। बिकॉज अगर हमारा जो यूथ है वो अल्टीमेटली गेम के पर्पज़ से अगर ऑनलाइन ऐप्स पे यहाँ पर जा रहा है, साइन इन कर रहा है, और अल्टीमेटली अगर वो उसमें वहाँ पर पैसा इन्वॉल्व है और उससे वो पैसा जीतने की बात कर रहा है या उससे काफ़ी सारा लॉस फाइनेंशियली होता है, तो वो अपने आप में गलत है। तो डिफरेंस जो है गेमिंग और गैम्बलिंग का, वो डिफरेंस हमको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, ऐसा यहाँ पर ऑथर ने इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में बताया। Okay, so the next news is evacuees from sinking town await prefab. So यहाँ पे basically this news is basically talking about जोशीमठ, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में हमने जोशीमठ में देखा था कि किस तरीके से काफ़ी सारे टाउन्स, जो जोशीमठ का जो टाउन है वहाँ पे काफ़ी सारे रोड्स में, काफ़ी सारे घरों में क्या आ गए, क्रैक्स आ गए। तो जैसे ये इंसिडेंट यहाँ पर हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि जो NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, उनके खिलाफ लोगों में एक बहुत ज़्यादा रोष था। और अब यहाँ पर रिसेंटली लगभग 2 से 3 हफ्ते पहले NTPC को ही ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था सरकार के द्वारा कि एक सेफ प्लेसेज यहाँ पे लोगों के लिए बनाया जाए सो दैट वो वहाँ पे रह सके। बट जिस तरीके का यहाँ पर एजिटेशन है अगेंस्ट NTPC, और अभी हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो उत्तराखंड में यहाँ पे देखा, चमोली डिस्ट्रिक्ट में जोशीमठ में, उसमें भी NTPC गो बैक के यहाँ पर नारे हमें देखने को मिले। सो ये क्लियरली यहाँ पर सिग्नल है कि NTPC के खिलाफ बहुत ज़्यादा यहाँ पर रोष है। इसी वजह से लगभग 3 हफ्ते का समय दे दिया जा चुका है NTPC को, बट फिर भी ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर NTPC के द्वारा कुछ भी लोगों के लिए काम नहीं किया जा सका। रीज़न बीइंग बिकॉज लोग ही उनके खिलाफ है वहाँ पे, और लोगों का ऐसा मानना है कि NTPC के जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चलाए जा रहे हैं उसी की वजह से ये सिचुएशन हमारे यहाँ पर टाउन में हो चुकी है। और इसी की वजह से यहाँ पे जिस तरीके से हमें बोला जा रहा है कि अब आपको यहाँ से पलायन करना होगा या सेफ प्लेसेस में यहाँ पर पहुँचाया जाएगा। और हम जो इतने समय से यहाँ पर रह रहे हैं और हमारे लिए जो मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग यही है, सोर्स ऑफ लिविंग यही है, अब उसमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर डेंट पड़ा है, ऐसा यहाँ पर इस न्यूज़ में बताया गया। देन आगे बढ़ते। Then another news. This news is about India and Egypt reiterate support for non-aligned movement. So यहाँ पे as we already discussed on the first page कि इस बार हमारे जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो हमने किया 74th रिपब्लिक डे, उसमें जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी यहाँ पे हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट थे। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इंडिया और इजिप्ट के जो दोनों नेता हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी और इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके बीच में यहाँ पर आपस में वार्ता हुई। और इजिप्ट और इंडिया दोनों डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, दोनों G77 का पार्ट है, और डिफेंस और अलग अलग सेक्टर में दोनों के बीच में यहाँ पर काफ़ी सारे MOUs यहाँ पर साइन हुए। अल्टीमेटली इससे फ़ायदा क्या होगा, ये इजिप्ट उस तरीके का देश है जहाँ पे जिसने जब ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन में इंडिया के अगेंस्ट में पाकिस्तान या दूसरी कंट्रीज़ कुछ ना कुछ वीटो रेजोल्यूशन लाती है तो इजिप्ट ने उसको सपोर्ट किया है। रिसेंटली हमने जो देखा था नुपुर शर्मा वाली जो कंट्रोवर्सी हुई थी अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद, उसमें भी जो है इजिप्ट उन देशों में था जिन्होंने कुछ भी इंडिया के अगेंस्ट में उस समय नहीं बोला था, जब हमने देखा था काफ़ी सारे मुस्लिम कंट्रीज़ इंडिया के अगेंस्ट में यहाँ पर बोल रहे थे। सो ये और नॉन अलाइंड मूवमेंट का मतलब है बेसिकली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन द ईयर 1945 जब वो समाप्त हुई तो वर्ल्ड की अगर हम बात करते तो 2 धड़ों में बढ़ गए थे, दैट इज़ वन इज़ USSR एंड सेकेंड इज़ NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे कुछ देश थे जो चाहते थे कि ना हम ना इस साइड का पार्ट है ना हम इस साइड का पार्ट है, हम बेसिकली हमारे देश का डेवलपमेंट कैसे हो सके, हमारे देश के लोगों का कैसे डेवलपमेंट हो सके, हम उस पर फोकस करना चाहते हैं। तो इंडिया ने भी कोई पर्टिकुलर जो है कह सकते हैं कि ना USSR ज्वाइन किया था ना NATO, वैसे ही इजिप्ट ने भी कोई पर्टिकुलर यहाँ पे ग्रुपिंग यहाँ पे ज्वाइन नहीं की थी। इसी वजह से इनको नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM यहाँ पे कहा जाता है। सो दैट्स वाई इंडिया एंड इजिप्ट रीआइटरेट सपोर्ट फॉर नॉन अलाइंड मूवमेंट। देन नेक्स्ट न्यूज़,
Phase 1 of Bihar caste based survey completed, form for next stage is still being finalized. So यहाँ पे बिहार सरकार ने यहाँ पर अनाउंस किया था कि हम हमारे स्टेट में कास्ट बेस्ड सेंसस लाना चाहते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली कास्ट बेस्ड सेंसस से ये होगा कि हमें ये पता चल सकेगा कि कौन सी कास्ट की कितनी % कम्युनिटी यहाँ पर हमारे यहाँ पर रहती है और उसके बेसिस पे हम डेवलपमेंट कर सकेंगे। इसको सेंट्रल लेवल पे यहाँ पर ले जाने की कोशिश की गई, बट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई इस पर सपोर्ट नहीं दिया गया। फिर अल्टीमेटली बिहार के जो गवर्नमेंट है और बिहार के चीफ मिनिस्टर है श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने बोला कि हम खुद इसको इनिशिएट कर रहे हैं, 2 फेजेस में इसको इनिशिएट किया जाएगा और फर्स्ट फेज़ इसका कंप्लीट हो चुका है और सेकंड फेज़ पे मार्च में काम होगा और फिर अल्टीमेटली इससे जो रिजल्ट है, डेटा जो है वो बाहर निकाला जाएगा। सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज़, दैट इज फेज 1 ऑफ बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे कंप्लीटेड। देन नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। Then we'll come down to the world section. So on world section, Russia's downplays West decision on tanks strikes Ukraine again. So this news is basically about the conflict which has been going on between Russia and Ukraine. So यहाँ पे क्या हुआ है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो अब यहाँ पे और ज़्यादा टैंक्स, क्योंकि रशिया अब और ज़्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑफेंसिव होता जा रहा है, यहाँ पर डिफेंसिव एक्चुअल में होना चाहिए, सो दैट दोनों देशों के नेता आपस में बातचीत करके इसका सोल्यूशन ला सके, बट ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे कंट्रीज़ लाइक USA, UK, जर्मनी एंड अदर कंट्रीज़, दे आर सेंडिंग military equipments, tanks to these to Ukraine, because Ukrainian leader is again and again urging on different platforms कि हमें यहाँ पर और ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, बिकॉज रशिया जिस तरीके से ऑफेंसिव वे अपना रहा है उसके लिए हमें हमारे देश को बचाने के लिए यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, टैंक्स चाहिए। सो अल्टीमेटली ऐसा ही कुछ हुआ, बट यहाँ पे उस चीज़ को जो रशिया है उन्होंने पहले भी रिआइटरेट किया कि ये गलत है और वेस्टर्न कंट्रीज़ अगर इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है और ज़्यादा यहाँ पर टैंक्स और अदर चीज़ें यहाँ पर भेज रही है डिफेंस इक्विपमेंट्स, तो अल्टीमेटली गलत है और आने वाले समय में इसके रिपरकशन देखने को मिलेंगे, ऐसे कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे आया है। देन सेकेंड इज लेपर्ड टैंक्स टू अराइव इन यूक्रेन अराउंड लेट मार्च। सो लेपर्ड टैंक्स के बारे में हमने कल ही डिस्कस किया था कि जो जर्मनी के जो चांसलर है ओलाफ स्कॉल्स, उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया था कि हम 14 यहाँ पर लेपर्ड 2 यहाँ पर टैंक्स यहाँ पे जो है यूक्रेन को यहाँ पर देंगे और उनकी मदद करेंगे। तो इसका जो डिप्लॉयमेंट है, इसकी जो डिलीवरी है, ये लगभग मार्च तक हो पाएगी। और इसी से रिलेटेड ही हमने इसके पहले भी यहाँ पर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की न्यूज़ समझी थी कि बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है और किस तरीके से यहाँ पे यूक्रेन को बाकी सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो सपोर्ट कर रही है। और यूक्रेन का ऐसा मानना है कि हमें अभी की सिचुएशन में 88 ऐसे टैंक्स चाहिए और उसी का अनाउंसमेंट यहाँ पे कुछ देशों ने ऑलरेडी यहाँ पर कर दिया। कल ही हमने देखा था कि यूएस और जर्मनी ने इसका अनाउंसमेंट, जो दोनों यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन जी और जर्मनी के जो चांसलर ओलाफ स्कॉल्स, उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया था कि ये टैंक्स जो है हमारे ओर से जल्द यहाँ पे भेज दिए जाएंगे। सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज़ ऑन द वर्ल्ड सेक्शन। बट इसको बार बार जो रशिया है उसने बार बार इस चीज़ को बोला है कि ये गलत है और इसका परिणाम बहुत गलत होगा। Then this news, as I had told you कि इकोनॉमिक सेक्शन पे इससे रिलेटेड न्यूज़ है दैट हु इज़ बिहाइंड हिंडनबर्ग द फर्म दैट इज शॉर्टिंग अडानी। इसको आप पढ़ सकते हैं, दैट विल गिव यू क्लैरिटी कि बेसिकली यहाँ पर हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है और कब से एग्जिस्टेंस में आई। मैंने आपको बताया 2017 में एग्जिस्टेंस में आई और 2 साल तक इसने जो रिसर्च करी उसके बाद इट फाइनली केम टू कंक्लूजन कि अडानी ग्रुप की जो स्थिति है वो ख़राब है। और अब जैसे ही यहाँ पर रिपोर्ट आई उसके बाद अडानी ग्रुप का, जैसे मैंने आपको बताया, उसके जो ओनर है उनका जो नेटवर्थ है वो कम हो गया। अडानी ग्रुप के शेयर लगभग 3 से 5% कल डिक्रीज़ हो गए, गिर गए। तो अब अल्टीमेटली यहाँ पर जो अडानी ग्रुप ने भी बोला कि हम जो लीगल एक्शन जो होगा वो डेफिनेटली यहाँ पर हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ लेंगे। और हिंडनबर्ग रिसर्च ने भी बोला कि अगर आप लीगल एक्शन लेंगे तो हमारे पास भी पूरा डेटा है, फैक्ट्स है, क्योंकि अडानी ग्रुप का एक मानना है कि इन्होंने जो रिसर्च करी उसमें हमसे किसी भी तरीके के फैक्ट्स नहीं लिए, कुछ डेटा नहीं लिया, ये इन्होंने अपने बेसिस पे रिसर्च करी। बट हिंडनबर्ग रिसर्च का मानना है कि हमने जो रिसर्च करी ये लगभग 2 साल की रिसर्च है और उसमें हमने बहुत सारा डेटा, हमने डायरेक्टली नहीं लिया बट इनडायरेक्टली हमने बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू कलेक्ट करके, प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर हमने डेटा कलेक्ट किया है। तो अगर कुछ लीगल एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा तो हम उसके लिए तैयार हैं, उसको हमने वेलकम किया, ऐसा हिंडनबर्ग रिसर्च ने यहाँ पर बोला है। सो दिस वॉज हिरन, आई कंक्लूड विद टुडेज सेशन wherein we had tried to discuss the important news of today's analysis, that is 27th of January. So that's all from my side. Thanks for watching.